नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 71 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 71 का जो पहला क्वेश्चन है कि सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो जब तिब्बत से हिमाचल में आती है तो किस जगह में प्रवेश करती है? तो ये ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो सतलुज नदी है जब ये हिमाचल में एंटर करती है तो शिप्की नामक जगह में ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी की तो वो है सतलुज नदी। अगर बात की जाए सतलुज नदी की तो ये कुल हिमाचल में कितनी बहती है? मैंने लंबी बोला तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कल के लिए कि कितनी लंबी है। तो ये हिमाचल की सबसे लंबी है, ये 320 किलोमीटर लंबी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अगर बात की जाए सतलुज नदी के उद्गम स्थल की तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील राकस्थल है। इस बात को आपने याद रखना है, जो कि तिब्बत में स्थित है। देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है उसमें उसको जो है वो तिब्बत के स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो उसको तिब्बत के स्थानीय लोग लोंग चेन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोंग चेन खबाया जंगती, लोंग चेन खबाया जंगती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोंग चेन खबाया जंती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बोलेंगे सतलुज नदी को जाना जाता है। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। अब हमारी फ़ीस बहुत कम है, इसीलिए आप हमारे साथ कोई भी मिडिल क्लास का भाई बहन 499 में आराम से जुड़ सकता है। आपके लिए यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड मतलब आप कभी भी क्लासेस को किसी भी समय आराम से लाइव क्लासेस जो हो गई है उसको देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक है तो 7876145409 ज़रूर जुड़िए आप, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 500 से ज़्यादा बच्चे इस बैच में जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूँ सतलुज नदी की। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटर तो शिप्की से ये कर रही है, लेकिन जब ये हिमाचल को छोड़ती है तो हिमाचल को कहाँ से छोड़ते हैं? अगर तो बात की जाए छोड़ने की तो ये 320 किलोमीटर का जब सफ़र तय कर लेती है तो ये भाखड़ा भाखड़ा नंगल जो स्थान है वहाँ पर हिमाचल को छोड़कर कहाँ पे प्रवेश कर जाती है? तो हिमाचल से पंजाब में चली जाती है। कहाँ से? तो भाखड़ा स्थान से। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सतलुज नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो अगर बात की जाए सतलुज नदी की सहायक नदियों की तो बसपा सतलुज की सहायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीति नदी, ये भी किसकी सहायक है? आपकी सतलुज की सहायक है। स्पीति के अलावा आपका बहुत बार पूछा जाता है रोपा हो गया, आपका तैंती हो गया, कशांग हो गया, यूला नदी हो गया, वांगर नदी हो गया, शोल्डांग हो गया। ये सारी की सारी किसकी सहायक है? आपकी सतलुज की सहायक है। बहुत बार एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है, कौन सा फार्म है? वो द्योली फिश फार्म। जो आपका द्योली फिश फार्म है वो किस खड्ड के किनारे है? तो द्योली फिश फार्म है आपका अलीखड़। ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि जो द्योली फिश फार्म है वो अलीखड़ के किनारे है। और अगर बात की जाए द्योली फिश फार्म की तो ये जो है वो अलीगढ़ के किनारे है। और अलीगढ़ किसकी सहायक है? एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ जो है वो सतलुज की सहायक है। इस बात को आपने याद रखना है। नाम क्या है? अलीगढ़। तो अलीगढ़ की बात करें तो ये अलीगढ़ जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। अच्छा, अगर बात करें आपका एक नोगली खड्ड भी है, नोगली खड्ड आपने सुना होगा। नोगली खड्ड आपने अगर नहीं सुना है तो आप ज़रूर अभी सुन ले। नोगली खड्ड की अगर मैं बात करता हूँ, ये रामपुर बुशहर में सतलुज में मिलती है। तो ये भी किसकी सहायक हुई? ये भी सतलुज की ही एक ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की ही एक सहायक है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो आपकी स्वां खड्ड है वो किसकी सहायक है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएंगे कि स्वां खड्ड जो है वो किसकी सहायक है। इसके अलावा आपको बहुत बार क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि जो सतलुज नदी है कि जब वो किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है तो किस स्थान से करती है? तो किन्नौर से जब शिमला में ये प्रवेश करेगी कौन सी आपकी सतलुज नदी, तो किस स्थान से करेगी? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो याद रखना है चोहरा नामक स्थान। तो चोहरा नामक स्थान से जो है ये जो आपका किन्नौर से जो है वो शिमला में क्या करती है? प्रवेश करती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन ही आपके बीच लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन
यहाँ पे अंग्रेजी में ही आया क्योंकि पीपीटी पूरी नहीं आ रही थी इसमें। द सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए सूरजताल झील की तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। अच्छा, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको लेक ऑफ सन भी कहा जाता है। तो लेक ऑफ सन हिमाचल प्रदेश में किस झील को कहा जाता है, तो सूरजताल झील को कहा जाता है। उसी प्रकार एक लेक ऑफ मून है, लेक ऑफ मून बोले तो चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में ही स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे लाहौल स्पीति की कोई भी झील पूछ लेगा तो आपको सारी की सारी झीलें मैं यहाँ से क्लियर करवा देता हूँ। एक तो आपकी सूरजताल झील, ये लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल झील ये भी आपके कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। इसके अलावा आपके एक यूनामसो झील है, यूनामसो झील या यूनानसो झील, ये कहाँ है, ये भी आपकी लाहौल स्पीति में। इसके अलावा एक है आपकी नीलकंठ झील, नीलकंठ झील भी कहाँ पे, नीलकंठ झील भी आपके लाहौल स्पीति में है। दीपक ताल और विशाल ताल, तो दीपक ताल हो गया एक झील है, सेम है, एक ही नाम है, दीपक ताल और विशाल ताल, ये दोनों की दोनों झीलें कहाँ पे, ये भी लाहौल स्पीति में है। तो ये सारी की सारी झीलें आपको याद रखनी लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में सूरजताल है, चंद्रताल है, यूनामसो है, नीलकंठ है, दीपक ताल है और विशाल ताल है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन शिमला की झीलें भी बहुत बार पूछ लेता है। अगर शिमला की मैं बात करूं तो शिमला में है आपकी चंद्रनहान झील। चंद्रनहान झील की बात करो तो ये शिमला जिले के रोहडू की चांचल चोटी के समीप है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ चंद्रनहान झील की तो इसी झील से एक नदी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्बर नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो पब्बर नदी का जो उद्गम होता है वो आपका चंद्रनहान झील से होता है। देखो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, ये मैंने थोड़ी सी आसान वीडियो लाई है, मैं पार्ट 65 के बाद 71 तक बहुत ही बेहतरीन टफ वीडियो लेके आया था, लेकिन कुछ ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को कवर करना है क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है ना स्टूडेंट, वो ईजी टू मॉडरेट होता है, तो दोनों को लेके चलना होता है तब जाके पेपर पास हो सकता है। थोड़ा आज मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से थोड़ी वीडियो लेट हो गई यूट्यूब पे, वरना 8 बजे से पहले हमारी वीडियो पहुंच जाती है, आज थोड़ी सी लेट आएगी, उसके लिए माफ़ी आपसे चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। अच्छा, अगर बात करें, मैं यहाँ पे बात कर रहा था झीलों की, शिमला में एक तो चंद्रनहान है, चंद्रनहान के अलावा शिमला में तानू जुब्बड़, ये शिमला के नारकंडा में है तानू जुब्बड़ झील, कोटगढ़ घाटी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। शिमला में ही एक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डर्टी वाटर लेक है, डर्टी वाटर बोले तो गंदे पानी की झील, तो हिमाचल की सबसे बड़ी गंदे पानी की जो झील है वो कौन सी है, तो वो है आपकी शिमला की कराली झील। ये भी आपकी शिमला की भी क्लियर होगी। अच्छा, शिमला के अलावा ऑप्शन में किन्नौर दिया है, किन्नौर में भी कोई बहुत ज़्यादा झीलें नहीं है। किन्नौर की अगर मैं बात करूँ तो किन्नौर में एक तो है आपकी नाको झील, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि हिमाचल की वो कौन सी झील है जो कि स्केटिंग के लिए मशहूर है, मतलब कि जो जहाँ पे स्केटिंग होती है, तो हिमाचल की वो झील है नाको झील जो कि किन्नौर में पड़ती है, जो कि स्केटिंग के लिए जो है फेमस है। इस बात को दोस्तों आपने याद रखना है। देखिए, हर एक बात आप बेहतरीन तरीके से याद रख रहे होंगे, गलती करने की गुंजाइश यूथ अध्ययन चैनल पे नहीं होने चाहिए। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आपकी किन्नौर में एक तो नाको झील है, तो ये बताइए सोरंग झील कहाँ पर है, तो सोरंग झील भी जो है आपकी किन्नौर में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे मंडी की झीलें भी पूछ सकता है। अगर बात करें मंडी की झीलों की, मंडी में बहुत सारी झीलें हैं। मंडी की बात करें तो मैं थोड़ा सा तेज ये बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा ये क्वेश्चन मैं नहीं ले जाऊंगा। मंडी में आपकी कुमारवा झील है, कुमारवा, ये मंडी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कुमारवा के अलावा रेवालसर झील मंडी में, रेवालसर के अलावा आपका कुंतब्योग झील मंडी में, आपका कलासर झील मंडी में है, कलासर के अलावा आपका पंढो झील मंडी में, पंढो के अलावा पराशर झील भी मंडी में। तो पराशर झील हो गया आपका, पंढो झील हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील, कुंतब्योग झील। आप बोलेंगे सर लिखने में कमी है, भाई ये पेन में कमी है, यहाँ पे मेरे पास कोई पेन नहीं है, मैं हाथ से लिखता हूँ और स्क्रीन छोटी है। कलासर झील है, कुमारवा झील है और रेवालसर झील है। तो ये सारी की सारी झीलें आपको मंडी की भी याद रखनी है, तो मंडी की भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन कि हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष कितने
मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश कब मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस जो है वो प्रति वर्ष जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 15 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को सबको पता है क्या हुआ था, हिमाचल का गठन। और इतने आसान क्वेश्चन परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है तो हिमाचल में कितनी रियासतें थी? तो हिमाचल में 30 रियासतें। कितनी रियासतें थी? तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कितनी रियासतें थी? 30 रियासतें थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, 30 रियासतें उस समय हिमाचल में थी और ज़िले कितने थे? तो याद रखना है 4 ज़िले। जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में 4 ज़िले थे, ये सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के ये पूछेगा कि वो ज़िले कौन कौन से थे। तो ये ज़िले थे आपके, ट्रिक है मेरा, SMMC, सिरमौर, महासू, मंडी और चंबा। याद रखना है, जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में जो 4 ज़िले होते हैं वो सिरमौर है, महासू है, चंबा है और आपका मंडी है। अच्छा, ये 4 ज़िले होते हैं। जब हिमाचल का गठन हुआ 30 रियासतें आपने बता दी। उस समय हिमाचल एक क्या था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, मुख्य आयुक्त प्रांत था। जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल के जो पहले मुख्य आयुक्त जो चीफ कमिश्नर बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं? मुख्य आयुक्त जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं NC मेहता। ये मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, कल वाली वीडियो जिसने मेरी नहीं देखी है। अच्छा, जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है। तो हिमाचल का क्षेत्रफल उस समय 27,169 वर्ग किलोमीटर था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी आप समझ गए। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल को पारसी कब बनाया गया? तो हिमाचल को गौड़ श्रेणी का राज्य या पारसी जो बनाया गया वो 1951 में बनाया गया। और इसके बाद जो हिमाचल पारसी बनता है 1951 में, और इसके बाद हिमाचल बनता है केंद्र शासित प्रदेश। और हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है 1956 में। और 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है? आपका केंद्र शासित प्रदेश रहता है। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे छोड़ दी। जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल का क्षेत्रफल 27,169 वर्ग किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर था। लेकिन आप ये भी बताइए कि उस समय हिमाचल में कितनी तहसीलें थी? क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था। आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, आप कोई टेट का एग्ज़ाम नहीं दोगे कि आसान से क्वेश्चन वहाँ पे आपको घुमा सकते हैं। तो याद रखना, उस समय हिमाचल में 24 तहसीलें थी। आप बोलेंगे हमने तो ये याद ही नहीं किया था। 24 तहसीलें थी जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो उप तहसीलें उस समय कितनी थी? तो ये भी याद रखना, 2 उप तहसीलें थी और 24 आपकी तहसीलें थी। दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, ये भी आप बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। तो आज के लिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन से इतना ही जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घाटी देवताओं की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है? जी हाँ, हिमाचल की एक घाटी है जो कि देवताओं की घाटी के नाम से जानी जाती है। अब वो कौन सी घाटी है जिसको देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो देवताओं की जो घाटी है वो कुल्लू घाटी को कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आके आपको भी एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर बात की जाए देवताओं की घाटी की तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल की वो कौन सी घाटी है जिसको दूध एवं शहद की घाटी और रावी घाटी कहा जाता है? तो दूध एवं शहद की घाटी और रावी घाटी आपकी चंबा घाटी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी बड़ा बंगाल घाटी कौन सी है? तो बड़ा बंगाल जो घाटी है वो आपकी अगर कहूँ तो कांगड़ा घाटी को ही बड़ा बंगाल घाटी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कांगड़ा घाटी के बारे में पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि उत्तर में धौलाधार तथा दक्षिण में शिवालिक के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? हिमाचल की कौन सी घाटी स्थित है? तो धौलाधार आपको दिख रहा है। उत्तर में क्या है? कांगड़ा घाटी के धौलाधार है। और दक्षिण में बीच में जो है वो शिवालिक है। तो वो कौन सी घाटी है? तो बोलेंगे कांगड़ा घाटी है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि उत्तर में धौलाधार तथा दक्षिण में शिवालिक के मध्य कौन सी घाटी है। तो शिवालिक, दक्षिण में शिवालिक है, उत्तर में धौलाधार है, तो बोलेंगे बीच में आती है आपकी कांगड़ा घाटी। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? जी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है वलय घाटी। और वलय घाटी को ही सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हिमाचल की सबसे उपजाऊ वैली है।
क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि हिमाचल की किस घाटी को सांगला घाटी कहा जाता है। तो बसपा घाटी को ही यहाँ पे अगर बात करूँ तो सांगला घाटी भी जो है वो बसपा घाटी को ही सांगला घाटी कहा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये बात भी परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछा गया था कि हिमाचल की किस घाटी को पब्बर घाटी कहा जाता है। तो रोडू घाटी को ही जो है वो, या पब्बर घाटी का अन्य क्या नाम है, तो जो रोडू घाटी है उसी को जो है वो पब्बर घाटी भी कहा जाता है। तो ये सारी घाटी आपको याद रखनी है। अब अक्सर मैंने कुछ क्वेश्चन बोले थे, जैसे कि क्वेश्चन पूछा है देवताओं की घाटी, उसी प्रकार एक ट्रेडिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका लेक ऑफ मून कौन सी है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेक ऑफ मून और लेक ऑफ सन। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है। तो हिमाचल का जो अजंता है वो ताबो मठ को कहते हैं, जिसकी स्थापना 996 AD में हुई है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे हिमाचल का एलोरा किसको कहते हैं, तो मसरूर रॉकेट मंदिर को हिमाचल का एलोरा कहते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है, हिमाचल का अजंता भी याद रखना है, हिमाचल का एलोरा भी याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो मिनी स्विट्जरलैंड आपका खजियार को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल का वाराणसी किसे कहते हैं, हिमाचल की छोटी काशी किसे कहते हैं। तो हिमाचल की छोटी काशी और हिमाचल का वाराणसी मंडी को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मिनी लहासा के नाम से हिमाचल प्रदेश के किस जगह को जाना जाता है। तो धर्मशाला को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा जाता है कि लिटिल तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है। लिटिल तिब्बत, तो लिटिल तिब्बत के नाम से लाहौल स्पीति को जाना जाता है, और मिनी लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है आपकी लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, तो है आपका भरमौर। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये कि हिमाचल प्रदेश में किसे रिवर ऑफ सोरो, दुख की दरिया के नाम से जाना जाता है, तो वो स्वान नदी है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुलमर्ग ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है, तो वो कुफरी को कहा जाता है। तो कुफरी को गुलमर्ग ऑफ हिमाचल कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में पड़ती है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कमीशन में आएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस पर्वत श्रेणी में है। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे भी लोगों को डाउट होता है, लेकिन जो मैक्सिमम जो मोस्ट किताबें हैं वहाँ पे शिला है, और उसको हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी बताया गया है। हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी शिला है, इसकी ऊंचाई 7025 मीटर बताई गई है। ये जो है वो जास्कर माउंटेन रेंज में है, ये जो शिला चोटी है। और अगर जास्कर माउंटेन रेंज की बात करूं तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी जो है, क्वेश्चन आता है कि किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है। तो याद रखना कि किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी होती है जहाँ पे बहुत सारे पर्वत होते हैं, वो है आपकी जास्कर माउंटेन रेंज। तो जास्कर माउंटेन रेंज क्या करती है, ये किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें पता चलने वाली है। अच्छा, शिवालिक भी एक माउंटेन रेंज, अगर शिवालिक की बात करता हूँ, इनको आउटर हिमालय या शिवालिक भाई हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक जो है वो सबसे मतलब बोलूँ तो पर्वत श्रृंखलाओं की वो पर्वतों के एक पहलू है जो कि सबसे नीचे पड़ता है। ये जो है वो 350 मीटर से अप्रोक्स बताऊँ तो 1500 मीटर के आसपास है शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये लगभग जो है वो यहाँ जो वर्षा होती है शिवालिक पर्वत श्रेणी में वो 150 मीटर से 180 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 150 मीटर से 180 सेंटीमीटर कौन सी आपकी जो है वो पर्वत श्रेणी है। तो या कि 150 सेंटीमीटर से आपके 180 सेंटीमीटर के बीच किस आपकी हिमाचल की किस श्रेणी में जो है वो बारिश होती है, तो बोलेंगे शिवालिक हिमालय में होती है, जिसकी ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर है। आमतौर पर इसको मैनाक पर्वत शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। दूसरा है आपका मध्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, इसमें धौलाधार भी आता है, इसमें पीर पंजाल भी आता है। तो धौलाधार और पीर पंजाल ये दोनों श्रेणी आती है आपके मध्य हिमालय में, मिड हिमालय में, जिसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1500 से 4500 मीटर के आसपास बताई जाती है कई किताबों में। तो ये भी आपको याद रखनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो धौलाधार और पीर पंजाल दोनों श्रेणियाँ किस में आती है, तो आपको याद रखना है ये आपकी पीर पंजाल पर्वत आपकी
मध्य हिमालय में आती है, इस बात को आपने याद रखना है। और मध्य हिमालय की बात करूं, जैसे शिवालिक को मैनाक कहते हैं तो धौलाधार को मोलाक पर्वत कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और सबसे अगर इसके बाद में हाइट की बात करता हूँ तो फिर ग्रेटर हिमालय आ जाता है और उसके ऊपर आपका फिर जास्कर रेंजेस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की जलवायु किस श्रेणी में आती है। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है और लेट भी हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। तो याद रखना कि किन्नौर जिले की जो जलवायु है वो शुष्क मंडल में एराइड जोन में आती है, इस बात को आपने याद रखना। किन्नौर जिले की बात करते हैं तो ये जिले के रूप में जो उभरा था वो 1 मई 1960 को ये बना था। और ये हिमाचल का किन्नौर जो है वो छठा जिला बनता है। किन्नौर में विधानसभा की एक सीट है, वहाँ पे जगत सिंह नेगी जो बागवानी मंत्री है आपकी जो तो हिमाचल की जो राजस्व मंत्री है, आपके बागवानी मंत्री है, वो भी आपके किन्नौर से आता है, जगत सिंह नेगी। तो ये आपको याद रखना है। और किन्नौर में विधानसभा की एक सीट है, इसका मुख्यालय जो है वो रेकांगपिओ में है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ से पढ़ते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव।